अस्सलाम वालेकुम। ये आज का डेमो सेशन है पीपीएससी लेक्चर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पीपीएससी लेक्चर फिजिक्स इंटरव्यू का डेमो सेशन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टेस्ट के लिए जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरव्यू के 100% जो मार्क्स है वो आपके वो काउंट होते हैं, और जो रिटन एग्जाम होता है उसमें आपका 50% आपका काउंट होता है। तो इंटरव्यू में आपसे कोई भी आपसे किसी भी टाइप का आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो रिटर्न में तो ये आपके पास एडवांटेज होता है कि आपके पास 4 एमसीक्यूज होते हैं, तो चारों में से आपने अगर पढ़ा हो तो वो आपको आइडिया हो जाता है कि ये इसका सही आंसर है। लेकिन इंटरव्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझाना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में आज का मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस। तो देखिए, जो मैक्सवेल इक्वेशंस है ये इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है। अगर 100% से आप बोलेंगे तो तकरीबन जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70 to 80% जो हैं वो इंटरव्यू में मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में लाजमी पढ़ते हैं। तो आप देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन आपसे वो आपसे बोलेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस को लिख के दिखाएं। तो आपको ये चारों इक्वेशंस ये लिखनी आनी चाहिए जुबानी। आपसे ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो भी लिख के दिखाएं। तो डिफरेंट फॉर्म्स भी आपको लिखनी आनी चाहिए। इसी तरह आपसे बोलेंगे कि आप जब आप मैक्सवेल इक्वेशन लिख रहे होंगे तो वो आपसे बोलेंगे कि इस मैक्सवेल इक्वेशन का हमें फिजिकल मीनिंग बताएं। तो यानी कि आपको मैक्सवेल इक्वेशन समझाना भी आना चाहिए, उनको आपको डील करना भी आना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, तो इन रियलिटी मैक्सवेल की ना ही कोई फर्स्ट इक्वेशन है ना या कोई सेकंड इक्वेशन है। आप किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसे होता है ना थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो फिक्स हैं। वो जीरो को आप जीरो ही पढ़ेंगे, फर्स्ट को आप फर्स्ट ही पढ़ेंगे। लेकिन मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उनको आप कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो वैसे सीक्वेंस वाइज मैंने वो जो कॉमन बुक्स में चलता है कि ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैंने उस हिसाब से लिखा। लेकिन आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं है। आप कोई भी इक्वेशन है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को आज मैं डील कर रहा हूँ। तो अगर टाइम हुआ तो फिर हम नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको भी हम डील करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आज के डेमो सेशन में ये हम आज पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो जब आप नोटबुक पे आप ये पेज पे आप ये क्वेश्चन लिख रहे होंगे, फौरन वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा वो आपसे बोलेगा हमें ये इक्वेशन समझाएं, ये हमें इक्वेशन कहती क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये टाइम इंडिपेंडेंट होती है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम नहीं है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद करके आप वो बता भी दें तो इंशाल्लाह ताला आपका वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो इससे इम्प्रेस होगा, क्योंकि जो सारे जो फिजिकल पॉइंट्स होते हैं वो मैंने सारे रिटर्न में लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या करती है, इट रिलेट्स स्पेस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद चार्ज डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन को ये रिलेट करती है किसके साथ, चार्ज डेंसिटी को। चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये आपसे पूछ सकता है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये। तो देखिए, वो कहता है कि जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, चार्ज डेंसिटी को प्रोड्यूस करती है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टेटमेंट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दिस इज अ स्केलर, सो फॉर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वी डोंट यूज साइन। हम साइन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि साइन वेक्टर के लिए यूज करते हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको साइन यूज नहीं करेंगे। अब इसको पढ़ते क्या है, डेल डॉट ई को हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, म्यू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कोई आप बता सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? कोई बता सकता है कि ये जो हमारा ई नॉट है जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं और फ्री स्पेस, ये क्या चीज होती है? ये इसी तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो आपको हर लिहाज से, आपको जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं उसके एक से हर पॉइंट आपको उसका आना चाहिए। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे तो फिर आप में खुद बहुत ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ मीडियम, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? परमिटिविटी हम किसको बोलेंगे? सर ये हो कि हम कितना फोर्स को करने देता है, फोर्स को गुजरने देता है, उसमें से कितनी मीडियम जो है वो पास होती है फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री तो स्पेस। सर मतलब फ्री स्पेस। जी, तो देखिए ये इक्वेशन हमें ये बताते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होती है। अगर आपसे बोले कि पॉइंट चार्ज के लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशन यही लिख के दिखाएं, तो अगर पॉइंट चार्ज के लिए आपके बोले फिर आपने क्या करना है, इंटेग्रल ई डॉट डी ए क्यू का आप यहाँ पर आप यूज करेंगे। अगर आपसे बोलें कि पॉइंट चार्ज के लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशन को लिख के दिखाएं, फिर आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इट इज अ स्टेडी स्टेट इक्वेशन, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। क्या सब कुछ स्क्रीन क्लियर नहीं है? स्क्रीन आपको सब कुछ सही नजर आ रही है? स्क्रीन सही नजर आ रही है सबको? नो सर, ब्लर नजर आ रही है। सबकी ब्लर नजर आ रही है? कोई ऐसा है जिससे स्क्रीन क्लियर नजर आए? मिसबा ने बोला है आ रही नजर, तो आपके इंटरनेट का इशू है। जिनको स्क्रीन क्लियर नजर नहीं ना आ रही उनके इंटरनेट का इशू है। अब देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन वो बनाते चले जाएंगे। आपका, आप ये इमेजिन करें कि आपने जस्ट इक्वेशन लिखी है ना, यहां से जैसे ही आप बोलते चले जाएंगे वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे पूछता चला जाएगा। मिसबा ने कहा नहीं सर ब्लर दिख रहा है। ये ब्लर क्यों दिख रहा है? अब ठीक है, शायद जूम इन की वजह से ये ब्लर नजर आ रहा हो। अब सही नजर आ रही है? आई थिंक मेरी तरफ नेट का फिर इशू होगा। आवाज सही आ रही है आपको? अगर आवाज आपको मेरी सही आ रही है, आज वो पता नहीं नेट को क्या हो चुका है। चलें, अब दोबारा मैं रिकनेक्ट भी नहीं कर सकता। होप सो ये ठीक हो ही जाए। तो
तो ये हमारे पास स्टेडी स्टेट इक्वेशन होती है। स्टेडी स्टेट इक्वेशन वो होती है जो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। आप देखिए जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। दिस इज ट्रू फॉर बोथ स्टेडी एंड द टाइम वेरिंग फील्ड। तो ये स्टेडी और टाइम वेरिंग फील्ड दोनों के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ये सेटिस्फाई ये करती है। दिस इज ट्रू फॉर क्लोज सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। क्योंकि आपने पढ़ा था जो गॉस लॉ वो किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। और ये जो इक्वेशन है ये किसकी स्टेटमेंट है, गॉस लॉ की। तो इसलिए ये क्लोज सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये हमारे पास मैक्सवेल की पहली फॉर्म है। तो ये हमारे पास मैक्सवेल की सेकंड फॉर्म है, उसी इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है। और ये इक्वेशन मैक्सवेल की थर्ड फॉर्म है। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं होता तो फिर हम क्या यूज करेंगे, रो डेल्टा वी। तो ये एक इक्वेशन की तीन फॉर्म्स हमारे पास आ चुकी है अभी तक। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है थ्रू द क्लोज सरफेस वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस के वो प्रोपोर्शनल होता है। According to this equation, electric field lines depends upon the charge density। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। According to this equation, the closed surface integral of electric field is। आप देखें अगर वो आपसे पूछें कि सिर्फ इसका आप मीनिंग बताएं, इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं द क्लोज इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स। आवाज किसी को नहीं आ रही, या अब आवाज का भी इशू पैदा हो गया। बाकियों की आवाज सही आ रही है, आवाज ठीक है। तो इस देखिए इस इक्वेशन में थोड़े से कंसेप्ट है वो अब हम तफसील से डिटेल वो डिस्कस करते हैं। चलिए शुक्र है स्क्रीन ठीक हो गई है। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर है, तो सबसे पहले देखिए आपको डाइवर्जेंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती हैं, बाय की तरफ निकलती हैं। इसको हम बोलते हैं डाइवर्ज कर रही हैं, फैल रही हैं इंग्लिश में, सिंपल मीनिंग में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही हैं। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके हमेशा इक्वल होती है, वो इक्वल होती है नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर आप कोई क्लोज सरफेस आप इमेजिन करते हैं, तो ये आपने याद नहीं है जो क्लोज सरफेस है ये हमारी 3 डायमेंशनल सरफेस है। तो 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए हम एरिया लेते हैं, और 1 डायमेंशनल सरफेस के लिए हम क्या लेते हैं, लेंथ को लेते हैं। तो ये हमारी 3 डायमेंशनल सरफेस है, इसमें से जो ये जो सरफेस है जितना ये चार्ज को इनक्लोज करेगी उतनी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइवर्जेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड। इसका मतलब है कि 3D क्लोज सरफेस में अगर चार्ज मौजूद है तो हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो वन लाइन अगर आपसे पूछें कि मैक्सवेल की इक्वेशन का मतलब क्या है, कि वो आपसे बोले कि हमें कोई लंबी चौड़ी आप डिटेल ना बताएं, सिंपल हमें वन लाइनर इसका मतलब बता रहे, क्योंकि हर तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ये भी कह सकता है डिटेल से बताएं। तो अगर आपसे बोलें कि वन लाइनर बताएं हमें, हमें जरा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, तो फिर आपने वन लाइनर में क्या बताना, आपने बताना है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज मौजूद है तो हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो ये इसकी वन लाइनर आपकी ये स्टेटमेंट है। अगर किसी जगह डाइवर्जेंस जीरो नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई सोर्स या सिंक मौजूद होगा, जहां पर अगर आपको किसी भी जगह पर अगर आपको डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई आंसर दे रही है, तो इसका मतलब है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई सोर्स या सिंक मौजूद होगा। तो यानी कि ये आपको बता रही है कि जो ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बता रही है कि जो सोर्स या सिंक, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स या सिंक, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी होता है और सिंक भी होता है। तो ये आपके मीनिंग है। कोई आपसे कोई इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो अभी तक मैंने बताया, इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। तो अब देखें, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सवेल इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर आप मीडियम में मैक्सवेल की इक्वेशन लिखते हैं, ये चौथी फॉर्म है, तो देख सकते हैं एक ही इक्वेशन को आपने 4 फॉर्म्स में लिख दिया। तो इस तरह मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि इंटरव्यू के लिए आपने हर लिहाज से प्रिपेयर होकर जाना है। छोटे से छोटा पॉइंट को भी आपने माइंड में रखना है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकता है। तो आपको हर लिहाज से आपने वो चीजों को आपने तैयार करना है कि मैक्सवेल की इक्वेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये होगी। इसमें हमारा जो डी है, ये हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है। एप्सिलॉन जो हमारा होता है, ये हमें अलाउ करता है कि ये हमें बताता है कि जो हमारा स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट करता है। तो वो हमें बताता है एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो आप बताएं, आप बता देंगे कि ये स्पेस की एबिलिटी है कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करेगा। कोई और क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। तो मैं बता रहा था कि ये हमारी चौथी फॉर्म है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम है। और आपसे जो डाइवर्जेंस होती है वो चार्ज इंक्लोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पर भी अगर आपसे पूछे वन लाइनर मैक्सवेल के क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे जहां पर भी अगर कहीं पर चार्ज मौजूद है तो हमें नेट क्लोज सरफेस में, ये आपने वर्ड याद रखना है कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज मौजूद है ना, तो फिर डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पर अगर इसके अंदर आप चार्ज रखेंगे, तो जब आप इसके अंदर चार्ज रखेंगे तो फिर जाहिर है हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या कर रही है? बाहर जा रही हैं। लेकिन अगर हमारा एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा चार्ज बाहर है और यहाँ पर क्लोज सरफेस मौजूद है। अब जब चार्ज बाहर मौजूद होगा ना और क्लोज सरफेस, आप देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसमें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही जितनी एंटर हो रही है उतनी क्या कर रही है? बाहर भी निकल रही है। तो इनवर्ड फ्लक्स आप आई थिंक वो नेगेटिव होता है और जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारा जो चार्ज वो सरफेस के बाहर पड़ा है, तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उस वक्त वो डेफिनेटली जीरो होगा। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? जरूरी नहीं है कि अब ये जो है सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी इसके अंदर हो उतनी ही सारी की सारी बाहर आए। हो सकता है कि कुछ फील्ड लाइन सारी के सारी बाहर ना आए, और ये आपने इसको 3D के वो इमेजिन करके देखना है। जब आप 3D इमेजिन करके देखेंगे तो यहाँ पर आंसर मे और मे नॉट भी हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जब चार्ज को अंदर आपने रख दिया सरफेस के, तब हमारा डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। और डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स या सिंक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तभी हमें जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमें मिल रहा है। अगर सोर्स या सिंक एग्जिस्ट ना करते होते तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमें डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर नहीं मिलना था। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है तो फिर मैं आगे जाऊं।
आवाज आ रही है मेरी आपको? तो अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं जो मेरा सेशन होगा उसमें आप क्या करूंगा, अभी तो ये मैक्सवेल की क्वेश्चंस मैंने करवानी है, इसके बाद टीडीएस की क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके बाद जो 2020 जो 2022 में जितने भी इंटरव्यूज हुए थे ना, उनके सारे जो है ना नोट्स, उनके सॉल्यूशंस आपको मैं वो डायरेक्टली खुद प्रोवाइड करूंगा, और साथ में उसके पे डिस्कशन भी होगी। तो उससे फायदा आप देखिए, बाज जो अकेडमीज वो क्या कर रही हैं कि आपको पूरी पूरी जो बुक है, जिस तरह आप वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेते हैं ना, कि मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो वो बुक पकड़ के आपको वो सारा समझा देगा कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो लेकिन इस तरह वो आपको क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं पता होता कि आपको वो पेपर में किस तरह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। तो चूंकि जो इंटरव्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां से क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्वेश्चन अगर वो पूछ ले तो वो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज वहां से मिल जाएगा। तो 2022 के जितने भी इंटरव्यूज हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये सारा कुछ आपको मेरे सेशन में मिलेगा कि 2022 में होने वाले तमाम जो इंटरव्यूज के जो नोट्स हैं, वो आपको वजाहत के साथ मैं दूंगा। एक एक पॉइंट आपका नोट्स आसान लैंग्वेज होगी, और सारे के सारा वहां पर आपको चीजें क्लियर होंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन सवालों पर डिस्कशन भी करेंगे, ताकि जो भी आपके उससे रिलेटेड सवाल हों वो आपसे मैं डिस्कस करूँ। तो जितने भी इंटरव्यूज है 2022 में हो सके, अगर वो हम सारे कर गए, तो इंशाल्लाह ताला आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारा जो हम मैक्सिमम देखिए, जो एक टीचर क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मली हम एक ही तरह की क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर या उससे मिलते जुलते पूछते हैं, तो इसलिए जो फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं वो हम साथ साथ करते जाएंगे। इसके अलावा जो एफएससी बीएससी जो एमएससी के जो अहम टॉपिक्स हैं, उनकी हम मुख्तसर जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअल जो पॉइंट्स है वो हम उनके नोट्स भी देंगे, ताकि वो आपके रिटन एग्जाम के लिए भी और इंटरव्यू के दोनों के लिए आपको फायदा हो सके। तो जो आपको मटेरियल दिया जाएगा वो सादा और आसान जुबान में मुहैया होगा, कि हम कोई मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि आप वो पढ़ के भी आपको आसानी से उसकी समझ आ जाए। चौथा, जो जूम की जो लाइव क्लासेस होंगी, इसके अलावा जो भी आपकी वो क्वेश्चन होंगे वो सारे जूम सेशन में आपके वो डिस्कस करेंगे। पांचवा जो होता है, वीकली आपका वो टेस्ट सेशन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे बल्कि सब्जेक्टिव रखेंगे, इसके साथ सब्जेक्टिव भी रखेंगे, दोनों तरह के टेस्ट होंगे। सब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे कि आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो आपने फिर क्या करना है, आपने ईमानदारी से गूगल को यूज किए बगैर आपने उसका आंसर देना है। तो जब आप वो खुद ब खुद उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको आइडिया होता चला जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो कोई क्वेश्चन तो पूछ ले, 2 मिनट में वेट करूंगी, इसके बाद फिर हमसे क्लास को एंड कर देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, 2 मिनट बाद क्लास में खत्म कर दूंगा।
मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है ये चार्जेस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है बस, कि ये हमें बताती है कि जो जहां पर भी चार्ज मौजूद होगा, अगर वो क्लोज सरफेस के अंदर है तो वहां पर नेट फ्लक्स जीरो होगा, यानी कि ये सब बस इसका जो सारी बात मैंने की है उसका निचोड़ ये है। ये उसका निचोड़ है कि जहां पर 3D क्लोज सरफेस होगी उसमें अगर चार्ज मौजूद है तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अगर चार्ज हमारा सरफेस से बाहर है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा पॉइंट कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सोर्स या सिंक हमारे पास मौजूद होगा, कि ये बताती है, ये इक्वेशन बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स मौजूद होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप वो गॉस लॉ की पढ़ती हैं और कूलम्स लॉ की पढ़ती हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सारी इसी पे वो डील करती है। आपको कोई मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई और ऐसी क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना तो आप गॉस लॉ को ही यूज करते हैं। और जो मैक्सवेल ने क्या किया था, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सवेल ने खुद नहीं दी, बल्कि ये गॉस ने ही दी थी ये क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या किया था, बस चारों क्वेश्चंस को उसने कंबाइन करके उसने चारों को इकट्ठा डिस्क्राइब किया था। तो मैक्सवेल का सिर्फ ये काम है। इन रियलिटी आपसे ये भी चलो ये पॉइंट आ गया कि ये मैक्सवेल ने क्वेश्चन खुद डिस्कवर नहीं की, बल्कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक गोल्स ने ही हमें दिया है क्वेश्चन। तो मैक्सवेल ने कहा जस्ट ये किया कि ये पहले क्वेश्चन अलग अलग थी, तो इसने चारों को क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा करके उनके रिजल्ट को कंबाइन किया। तो जब उसने रिजल्ट को कंबाइन किया तो फिर उसने, मतलब आप कह सकते हैं इन चारों क्वेश्चंस उसने यूनिफाई कर दिया और चारों के रिजल्ट्स को इकट्ठा यूज करके उसने उसका एक रिजल्ट बनाया। और एक रिजल्ट बना के फिर उसने रेवोल्यूशन ले आए। ये सारी जो आज हम मॉडर्न ये हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसमें ये वो रेडियो वेव्स हो गया, एंटीनाज हो गया, ये हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, इन सब में वो हमारे ये मैक्सवेल की क्वेश्चंस की वो मतलब रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि जब अलग अलग पढ़े हुए थे तब इतना मीनिंग नहीं दे रहे, इतनी इंपॉर्टेंस इनकी नहीं थी, लेकिन जब ये इकट्ठा हो गए तो चारों मिलकर जब एक बन गए तो तब इन्होंने बहुत अच्छी हमें रिजल्ट दी, जिनको हम प्रैक्टिकली हमने इनको यूटिलाइज किया। क्लियर है? तारिक आपने सवाल किया था, क्लियर आपका सवाल? चैट में बताएगा अगर आपका क्वेश्चन क्लियर है। तारिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जो अभी मैंने आंसर दिया है वो क्लियर है आपका? फोर्थ मैक्स इक्वेशन अब जो पेड सेशन होगा उसमें हम वो मैं करवाऊंगा। तो आज के डेमो सेशन में फर्स्ट इक्वेशन ही थी, तो जो पेड मेरा वो मेंबर्स हो गए कल वो सेकंड, वो पूरी सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों इक्वेशन वो पेड मेंबर्स के लिए होंगी।